नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेकिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंट। दोस्तों, परसेंट में कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन परसेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों कि इसका इस्तेमाल जो हर एक चैप्टर में होता है। जैसे साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, इत्यादि वगैरह हर एक चैप्टरों में इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना चाहिए, उसके बाद हम लोग बाकी आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आइए हम लोग परसेंटेज समझते हैं कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत है क्या। दोस्तों, परसेंटेज का मतलब इसके शब्दों में ही छिपा है। जैसे परसेंट मतलब पर मतलब हो गया प्रति, सेंट मतलब 100 में, यानी प्रति 100 में जो होगा उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रति 100 में जो प्रति 100 में होता है उसी को हम बोलते हैं प्रतिशत। शब्द में ही है प्रतिशत, यानी प्रति 100 में। जैसे हम कह सकते हैं कि 8%। 8% का मतलब 100 में 8। इसको हम लिखते कैसे हैं? 8 नीचे 100, यानी नीचे जो होता है वो टोटल होता है, ऊपर 8 नीचे जो होता है वो टोटल, नहीं 100 टोटल नीचे, यानी 100 में 8 हो गया 8%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई मान लीजिए दुकानदार है, 1200 रुपये लगाया और 8% उस पर कुछ कमाया, इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक 100 में 8 रुपये वो कमा रहा है। प्रत्येक 100 में 8 रुपये कमा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक 100 में 8 रुपये अगर कमा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक 100 में 8 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब हो गया 1200 में कितने 100 होंगे? 1200 में टोटल 1200 होंगे, यानी प्रत्येक 100 में 8 रुपये कमा रहे हैं, 12 गुणे 8 96 रुपये, यानी 96 रुपये वो कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए परसेंटेज के बारे में थोड़ा और भी जानते हैं कि हम लिखें। जैसे परसेंटेज को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 60। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज को हमेशा हम 100 में मान के चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखे कि 20% बढ़ गया, इसका मतलब 100 में 20 बढ़ गया। अगर 10% कम हो गया, इसका मतलब हो गया 100 में 10 कम हो गया। क्लियर? यानी जब भी कहेगा कि 20% बढ़ गया, यानी 100 में ही 20 बढ़ गया। अगर मान लीजिए उसके पास 500 रुपये हैं और कहें कि 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 520 हो गया, नहीं, 500 रुपये है ना, 20% बढ़ा, प्रत्येक 100 पे 20 पे बढ़ा, तो 500 में कितना बढ़ेगा? तो 500 में कितने 100 हैं? 500 हैं। ठीक है सर दोस्तों, तो 500 है 500 में, और 100 पे 20 पे बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा? 600 रुपये बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ेगा? 100 रुपये बढ़ जाएगा। तो उसका 100 रुपये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 500 प्लस 100, यानी अब हो जाएगा 600। क्लियर दोस्तों? आगे एक दो बातें और समझते हैं कि जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? जैसे मान लीजिए भिन्न लिखा हुआ है 3/4, तो 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 4 टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, इसमें से 3 टुकड़े किसी को दे दिया गया। ये जो 3 टुकड़े हैं किसी को दे दिया गया, तो 4 टुकड़े में से 3 टुकड़े दे दिया गया। तो हम प्रतिशत तब बदलेंगे कि जब 100 में से इसको दिया गया हो। हम प्रतिशत तब बोल सकते हैं कि 100 में से दिया गया हो, तो 4 में से 3 दिया गया है, तो अगर 4 ना होकर के 100 होता है, यानी 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 25 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 25 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 25 या 75/100 हो गया। यानी अब पता चल गया 100 में से 75 दिया गया, इसका मतलब 75% हो गया। तो चूंकि दोस्तों ये सिंपल सा था, 4 था, हमें पता चल गया 25 से गुणा करने पे 100 हो जाएगा। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका है कि भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, जैसे 3/4 है तो सीधा सीधा आप 100 से गुणा कर दीजिए।
ठीक है। अब 2/5 है, सीधा सीधा 100 से गुणा कर दीजिए, तो 5 20 100, 20 दूना 40, 40% हो गया। क्लियर। 1/2 है, 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 50 100, 50% हो गया। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सीधा सीधा 100 से गुणा कर देते हैं। अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो इसका उल्टा, जैसे मान लीजिए 20% लिखा है, तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/, यानी 100 में जो हिस्सा है उसी को प्रतिशत बोलते हैं। तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 20/100, यानी कट जाएगा 1/5 हो गया, भिन्न में बदल गया। अगर लिख दें हम 25%, इसका मतलब हो गया 25/100, यानी 1/4 भिन्न हो गया। क्लियर। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हम लोग सीख गए। अब आइए एक दो सवाल पढ़ते हैं इसी पे। देखते हैं कि अगर लिखा है 60 का 15 कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए लिखा है 60 का 15 कितना प्रतिशत होगा। 60 का 15 कितना प्रतिशत होगा दोस्तों। तो 60 का 15 कितना प्रतिशत होगा, यानी अगर 60 में से हम 15 हिस्सा ले लें तो कितना प्रतिशत होगा, ये कहना चाहता है। 60 का 15 कितना प्रतिशत होगा, यानी 15/60 कर दिए, एक भिन्न बन गया। अब बता चुके हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो सीधा सीधा गुणा करेंगे तो 15 15 चौको 60, 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी 25% हो गया। ठीक है दोस्तों। उसी तरह हम पढ़ सकते हैं 20 जो है 100 का कितना प्रतिशत होगा। क्लियर। 20 जो है 100 का कितना प्रतिशत होगा, 20 100 का कितना प्रतिशत होगा। तो 20/100 और गुणे में 100 कर देंगे तो कितना हो गया, 20%। क्योंकि ऐसे ही सिंपल सा है कि 20 का 100 में जो भी हम लेते हैं वो प्रतिशत ही होता है, तो 100 का 20% करेंगे तो 20% ही हो गया। ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि किसी एक संख्या का और किसी संख्या का 25%, 125 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 125 है तो उस संख्या का 125% क्या होगा। ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या है a, इसका 25% मतलब 25/100 का जहां पर मतलब गुणा, संख्या का 25% मतलब संख्या गुणे 25%, 25/100 अगर 125 है। क्लियर दोस्तों। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 100 उधर कर देंगे, यानी 125 गुणे में 100/25 ये संख्या मिल गया। तो अब करा इस संख्या का 125% कितना हो गया। तो अभी हम पहले ही हम गुणा भाग नहीं किए क्योंकि आगे भी करना है। तो ये संख्या पता चल गया हमको, ये संख्या ये बराबर क्या हो जाएगा, 100 इधर चला गया, 125 गुणे 100/25 हो गया। अब ये संख्या पता चल गया हमको। अब करें संख्या का 125% कितना होगा। तो 125% कितना हो जाएगा, 125/100 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अब 100 काट देंगे, इस 100 से 100 कट गया, 25 से 25 बचे 125, 125 बचे 625, यानी 625 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि यदि a का 80% b है, अगर a का 80% b है तो b a का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि a जो है b जो है a का
80% है तो ए बी का कितना परसेंट होगा। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन पढ़ने में कितना कंफ्यूजन कर रहा है। बी ए का 80% है तो ए बी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे करते जाएंगे। नहीं कह रहा है बी जो है ए का, यानी जिसका कह रहा है का मतलब गुड़ा, ए का 80% है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ए का मतलब गुड़ा 80% मतलब 80/100 बी के बराबर है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि ए जो है बी का यानी बी गुणे कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इससे हम लोग देखते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, b गुणे में 100/80। ठीक है, 100/80 हो गया। तो अगर कहें कि a का ऐसे ऐसे बनाना है a/b, अगर a/b करते हैं हम, a/b या वैसे ही रहने दें, चलिए वैसे ही रहने दें। तो जिस तरह ए का 80% बराबर बी आ रहा है तो हमको भी यहाँ पे बनाना है, यानी नीचे 100 लाना है। तो नीचे 100 लाने के लिए नीचे 100 करेंगे, ऊपर भी 100 कर देंगे। तो इस 100 को रहने देंगे क्योंकि प्रतिशत बनाना है हमको, बाकी को काट देंगे। 20 चौको 80, 20×5 100, 25 चौको 100, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी गुणे 25×5 में 125/100 हो गया, यानी बी का 125% ए होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परसेंटेज पे थोड़ी बहुत समझते रह रहे हैं कि ए का ए प्रतिशत अगर 49 है तो ए का मान बताइए, यानी ए का यानी ए गुणे ए परसेंट यानी ए बटे में 100 बराबर कितना है, 49 है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान बताना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 100 उधर चला जाएगा, 49 गुणे 100। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 100 का हो जाएगा 10 यानी 70। ए का मान निकल गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 30 से 90 कितना प्रतिशत ज्यादा है। 30 से 90 कितना प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो 30 से 90 कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिशत किस पे निकालते हैं, 100 पे। तो हम ये देख लेंगे कि 30 से 90 कितना ज्यादा है। तो 90 माइनस अगर 30 करते हैं तो 60 ज्यादा है, यानी 30 से 90 जो है 30 से 90 जो है 60 ज्यादा है। तो 1 से कितना होगा, 60/30। तो 100 से कितना होगा, तो 60/30 गुणे में 100। ठीक है दोस्तों, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60 यानी 200% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि सीधा सीधा इसको क्या करते हैं हम लोग कि जिससे हमको प्रतिशत कंपेयर करना है, बता चुके हैं। तो 30 से 90 कितना पर ज्यादा है, तो देख लेंगे 30 से 90 पहले ज्यादा कितना है। तो 30 से 90 60 ज्यादा है। तो अगर ये 30 है तो ये 60 ज्यादा है। तो एक होता था 60 में 30, एक एक नियम से हम समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हमको 100 लाना है। 100 जब तक हम देखे नहीं कि 100 अगर होता, 30 अगर 100 होता तो 90 कितना होता। तो 90 कितना रहा है, अगर 30 100 हो जाता तो 90
200 हो जाता। इसका मतलब 200% ज्यादा है, क्योंकि 100 पे जो भी कमी बेसी होते हैं उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। तो ये हम समझाए हैं। लेकिन ऐसी चीजों क्या करते हैं, जो भी बेस होता है हमेशा जिससे तुलना करना होता है। 30 क्या है, 30 से पूछ रहे 90 ना, तो 30 से 90 60 ज्यादा है, तो 60 ऊपर हो गया, टोटल जिसे कंपेयर करें नीचे गुणे में 100, बस ऐसे कर देते हैं। 30 गुना 60 200। क्लियर। आगे चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी को उल्टा करके देख लेते हैं कि 90 से 30 कितना प्रतिशत कम है। 90 से 30 कितना प्रतिशत कम है। तो अब यहां देखिए, यहां बेस क्या मान लेंगे, आधार क्या मान लेंगे, 90 से तुलना किया जा रहा है, वहां 30 से तुलना किया जा रहा था। तो यहां क्या देखेंगे, पहले देखेंगे 90 से 30 कितना कम है, तो 60 कम है। ठीक है, इसका मतलब 90 से तुलना हो रहा है, 90 नीचे 60 ऊपर और गुणे में 100। 0 से 0 कट गया, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी हो जाएगा 200 बटे में 3, यानी 66 सही 2 बटे में 3% कम है। क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। कर रहा है कि किसी वस्तु, कोई भी वस्तु XYZ, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य जो है 20 रुपया से घटकर 15 रुपया रह जाता है, तो प्रतिशत कमी बताइए, यानी कितना परसेंट कम हुआ। ठीक है दोस्तों, 20 रुपए में बता रहा है कि 20 रुपए वस्तु का दाम था, 15 रुपए हो गया, तो बताइए कितना परसेंट कम हुआ। तो अगर 100 होता, 100 से अगर 90 हो जाता, हम कहते हैं कि भाई 10% कम हो गया, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 पे काउंट किया था। यहाँ 20 है, तो पहले हम वैसे ही देख लेंगे, जो इससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा बेस रहता है, आधार बन के बना रहेगा। यानी ये अगर 20 रुपया है तो 20 से 15 हो गया, यानी कितना कम हुआ, 5 रुपया कम हुआ। तो जितना जो भी कमी है बेसी होता है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे तुलना किया था आधार उसको नीचे रखते हैं, गुणे में 100, यानी 20 पचे 100, 5 पचे 25, 25% की कमी हुई। इसी तरह एक और देख लेते हैं क्वेश्चन कि चीनी का मूल्य जो है 40 रुपये से बढ़कर 60 रुपया हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि बताइए, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। यानी बेस यहां क्या हो गया, 40 रुपया बेस हो गया, यानी 40 रुपये से 60 रुपया होता है तो कितना बढ़ रहा है, 20 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो जो बेस होता है उसको हमेशा बेस में रखते हैं, और बढ़ोतरी घटोतरी कितना हो रही है, 20 रुपये का, गुणे में 100, ये नहीं बताए थे। तो 20 दूना 40, ये कट गया 50 बार में, यानी 50% की वृद्धि हुई। क्लियर। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है दोस्तों, कर रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय ए हो गई, ये बी हो गई। तो इसका आय कह रहा है ए की आय बी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25% ज्यादा है। यानी कि इसमें परसेंट में हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग हमेशा बेस को 100 मानते हैं। किसी का मूल्य हो उसमें बढ़ोतरी हो गई तो मान लेंगे मूल्य 100 है, क्योंकि परसेंट में हमेशा 100 पे ही घटता बढ़ता है। तो 100 मान लेना आसान होता है, क्योंकि जितना परसेंट बढ़ा उतना रुपए बढ़ा देंगे, जितना परसेंट कम हुआ उतना कम कर लेंगे। अगर XYZ मानेंगे फिर उसमें हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए हम सिंपल क्या मानते हैं, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो है आय बी से 25% ज्यादा है, यानी अगर बी की आय हम 100 रुपये मान लें तो ए की आय अपने आप 125 रुपये हो जाएगी। क्लियर। तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। अब यहां बात दूसरा आ गया, बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तो इसकी 100 है तो हम सीधे से लिख दिए 125% ज्यादा है। तो अब कह रहा है बी की आय ए से कितना कम है, जिससे तुलना करता है हमेशा उसी को बेस मानते हैं और उसको 100 बनाने की कोशिश करते हैं, बता चुके आपको। तो कह रहा है बी की आय ए से कितना कम है, यानी ए को यहां आधार माना जा रहा है। पहले वाले में बी को आधार माना जा रहा था पहले कंडीशन में, और दूसरे कंडीशन में किसको आधार माना जा रहा है, ए को आधार माना जा रहा है। यानी ए की आय को अगर हम 100 बना दें,
ए की आय को अगर हम 100 बना दें तो बी उसमें क्या चेंजिंग आ रहा है तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, यानी ए की आय जो है अगर 125 है तो कितना कम है उससे बी, कितना कम है, 25 कम है। ठीक है, जब 25 कम है, अब ए की कितना है 125 है तो गुणे में 100, तो 25 25 125 कट गया 20 बार यानी 20% कम है। ये नहीं बताया था शुरू में कि हमेशा जिससे तुलना किया जाए उसको आधार मान लीजिए, बेस मानिए, जिससे तुलना किया जाए। यानी पहले वाले में किया जा रहा था कि ए की आय 20 से 25% ज्यादा है, तो 20 से कर रहा था ना, तो बी को हमने 100 मान लिया कि माना इसका आय 100 रुपया है, तो उसके 25 बढ़ा दिए, यानी बी को नीचे किए उसको ऊपर कर दीजिए 25%। अच्छा, उसी तरीके से आगे कह रहा है, तो बताइए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। यानी तुलना किसे कर रहा है, ए से कर रहा है, ए से, तो ए को हमेशा नीचे रखेंगे और देख लेंगे कि भाई पहले कंडीशन में ए अगर 125 है तो बी 100 है, तो बी कितना कम है ए से, तो 25 कम है। 125 में 25 कम है, तो 125 नीचे ऊपर 25 गुणे में 100 20% कम है। क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों अगला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है तथा 1200 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय तथा खर्च की राशि क्या होगी। तो यहां भी हम लोग मान लेंगे सीधा सीधा कि मान लीजिए उस व्यक्ति की आय जो है 100 रुपये है, 70% खर्च करता है, इसका मतलब अगर आय हो गई 100 रुपये तो खर्च कर देता है 70 रुपये, तभी तो 70% खर्च हुआ, तो बचाता कितना है 30 रुपये। लेकिन वहां कह रहा है कि नहीं वो 1200 रुपये बचा रहा है। क्लियर? तो वो कह रहा है 1200 बचा रहा है, तो उसकी आय तथा खर्च की राशि क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम कह रहे हैं कि अगर 30 रुपये बच रहे हैं जब उसकी आय 100 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो 1 रुपया बचाएगा जब उसकी आय कितनी हो जाएगी 100/30, तो 1200 रुपये बचाएगा तो कितना हो जाएगा उसकी आय 100/30 गुणे में 1200, यानी 30 चौको 40 बार में, यानी उसकी आय हो गई 4000। जब आय पता चल गई 4000 तो जो भी पूछे कि उसकी कुल आय कितनी है तो 4000, तथा खर्च की राशि क्या है तो खर्च कितना करा 70%, यानी 4000 का 70% निकाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 चौके 2800 रुपये उसकी खर्च हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 25% वस्त्र पर खर्च करता है तथा शेष धनराशि का 20% वो भोजन पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये बचा लेता हो तो उसकी आय क्या है तथा वह वस्त्र पर कितने रुपए खर्च करता है। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस एक जगह दबाव देना है कि शेष धनराशि का, यानी यहां भी हम मान लेंगे, मान लीजिए आदमी की आय जो है 100 रुपये है, तो कह रहा है कि पहले वो 25% वस्त्र पर खर्च करता है, यानी कि 25% खर्च करने के बाद कितना बच जाएगा उसके पास 75 रुपये। अब जो 75 रुपये बच गए, ठीक है दोस्तों, 75 रुपये जब बच गए तब कितना क्या कर रहा है, तो इस बचे हुए राशि का, यानी 75 बचे हुए राशि का 20%, यानी 20/100, यानी 20 बचे 100, 15 75, यानी 15 रुपये खर्च कर दे रहा है। तो 15 रुपये से माइनस करेंगे तो 60 रुपया अब उसके पास बच गया। यानी मान लीजिए कि 100 है उसकी आय, तो उसने 25% खर्च कर दिया, यानी 100 में 25 खर्च कर दिया, तो बचा कितना 75 रुपये। अब जो बची हुई राशि है उसको करना वही शेष धनराशि का, इसी पर ध्यान देना है। ये नहीं कि इसी में से हम चालू कर दें 100 में से 25, 25 में से फिर उतना नहीं, बची हुई राशि का नहीं 75 का फिर 20% वो खर्च करता है, तो 75 का 20% जब निकालेंगे 75 × 20/100 तो 15 आएगा, 15 फिर खर्च कर दे रहा है भोजन पे, तो बच गया उसके पास 60 रुपये। लेकिन वो कह रहा नहीं 60 रुपये नहीं 36 बचा रहा है, तो 3600 पता नहीं उसकी आय क्या वही तो निकालना है, लेकिन हम आय मान लिए हैं 100 रुपये, तब जाकर के बच रहा है 60 रुपये। तो 60 रुपये उसका बच रहा है जब आय है 100 रुपये, तो 3600 बचेगा कब, जब उसकी आय हो जाएगी 100/60 गुणे में 3600, यानी ये कट गया 60 बार में, तो हो जाएगा 6000। इसका मतलब उसकी आय है 6000। तो कह रहा है वस्त्र पर कितने रुपए खर्च करता है, तो वस्त्र पर बता ही दिया है कि भाई वस्त्र पर 25% खर्च कर रहा है, तो इसका 25% निकाल लीजिए।
25 चौको 100, 4 से भाग देंगे तो 1500 रुपया आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बदलेंगे कि जैसे मान ले कि होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, या होता है खर्च। खर्च क्या होता है? खर्च होता है किसी वस्तु का मूल्य और गुणे उसकी खपत, यानी आप कितना खर्च कर रहे हैं, खा रहे हैं, खपत कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं और उसकी कीमत क्या है, वही आपकी खर्च होगी। उसी तरह क्षेत्रफल जो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 10% कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, एक बात ये हो गया। दूसरी बात है कि आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि कर दें तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। आगे क्वेश्चन पूछ लेता है खर्च वाले मूल्य और खपत में कि चीनी के दाम बढ़ जाने के कारण 10% 20% बढ़ जाने के कारण एक परिवार जो है अपने खपत को कितने % से कम करे ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, या कितने % से कम करे ताकि उसके खर्च मात्र 10% या 5% बढ़े। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें घुमा घुमा के पूछते रहते हैं। तो इसका क्या है कि पहले कंडीशन ये समझ लीजिए कि जब इस टाइप का क्वेश्चन है, किसी दो अपव्यय का गुणनफल यानी किसी दो फैक्टर का अगर गुणा किया जा रहा है, जैसे क्षेत्रफल पूछे, खर्च पूछे, जिसमें दो अपव्यय का गुणा हो रहा है ना, तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे तो उसके शॉर्ट ट्रिक दो होते हैं कि जब कहे कि ये क्षेत्रफल नियत रहे या खर्च नियत रहे तो उसका होता है कि परिवर्तन जो भी हो x अब प्लस माइनस x गुणे में 100, जो भी परिवर्तन हो। अगर कहे कि 10% बढ़ जा रहा है तो 10 बटे में 10 प्लस 100 प्लस 10 गुणे में 100, कर 10% कम हो जा रहा है तो 10 बटे में 100 माइनस 10 गुणे में 100, वही इतना कम करेगा दूसरे वाले बीमा में, तब जाकर के उसका क्षेत्र नियत रहेगा। ये कब होगा? जब रिजल्ट उसका नियत रहे, रिजल्ट में कोई परिवर्तन न लाना चाहे तो। जैसे में देख लेते हैं एक क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि इस सब्जी का मूल्य अचानक 30% बढ़ जाने के कारण खपत को कितने % से कम करें ताकि खर्च नियत रहे। ठीक है दोस्तों, इस सब्जी का मूल्य अचानक 30% बढ़ जाने के कारण खपत को कितने % से कम करें ताकि खर्च नियत रहे। तो देखिए इस फार्मूले से बनाया तो क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहा है, खर्च नियत रहे, ये नहीं बोला कांस्टेंट रहे, तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे, यानी 30% बढ़ गया, 30 बटे में 100 बढ़ा है तो प्लस 30 गुणे में 100, तो ये हो गया 30 बटे में 130 गुणे में 100, ये कट गया तो 300 बटे में 13 हो गया। तो 13 दूना 26, 4 13 39 और 1 40, यानी 1 बटे में 13%, इतना कमी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी सब्जी का मूल्य अचानक 30% बढ़ गया तो खपत उसको कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसको खपत इतना % से कम करना पड़ेगा, तभी उसका खर्च नियत रहेगा। तो नियत के क्षेत्र जब पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। आगे इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण चौड़ाई में कितने % की कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। आगे ना वैसे ही कांस्टेंट वाला। ठीक है दोस्तों, किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया गया तो वहीं 100 प्लस माइनस x इंटू में 100, यानी उसके लंबाई में 20% वृद्धि कर देने के कारण उसकी चौड़ाई में कितने % से कमी करें ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। यानी क्षेत्रफल यहाँ क्या किया जा रहा है, कांस्टेंट नियत हो जा रहा है, तो 20% 120 हो जाएगा वृद्धि है तो, और गुणे में 100, तो 20 छके 120 यानी 100 बटे में 6 हो गया, यानी 50 बटे में 3 हो गया, यानी 16 सही 2 बटे में 3% की कमी कर देंगे चौड़ाई में, तो उसका क्षेत्रफल फिक्स रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं आगे जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो रहे हों, तब उसके रिजल्ट में यानी क्षेत्रफल में या मूल्य और खपत दोनों में परिवर्तन किए जा रहे हो तब उसके खर्च में क्या परिवर्तन आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं, उसका क्या शॉर्टकट मेथड होगा उसको भी दिखाते हैं।
कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी लाए ताकि उसका खर्च मात्र 10% से बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के शॉर्टकट जो मेथड होते हैं ये होते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100। इसमें क्या है, एक बीमा में परिवर्तन है, दूसरा दूसरे बीमा में परिवर्तन है, या तो इसको खर्च मान लीजिए, खपत मान लीजिए, तो एक को मूल्य मान लीजिए, तो ये खर्चा में परिवर्तन हो जाएगा। और परिणाम में परिवर्तन, परिणाम में परिवर्तन, परिणाम क्यों लिखे हैं, रिजल्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, खर्च भी हो सकता है, क्षेत्रफल भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जो दो बीमा बचेंगे, मूल्य, अगर खर्च है तो मूल्य होगा और खपत होगा, अगर क्षेत्रफल है तो लंबाई होगा, चौड़ाई होगा। तो ये लंबाई और चौड़ाई में परिवर्तन है और उसका परिणाम में परिवर्तन है। तो यहां क्या कह रहा है, खर्च और खपत वाली है, यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति अब उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी लाए ताकि खर्चा मात्र 10% से बढ़े। यानी परिणाम क्या हो रहा है, ये रिजल्ट 10% से बढ़े, यानी प्लस में होगा, बराबर मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तो कितने परसेंट कमी लाया, यानी जो कमी होगा वो माइनस कर देंगे और जो वृद्धि होगा उसको प्लस में रखेंगे अपान में 100। इस चीज को ध्यान देना है, कमी को हमेशा माइनस में लिखेंगे और वृद्धि को प्लस में लिखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 माइनस वाई, इसको काट देंगे, 20 × 100 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 1/में वाई बटे में 5 हो जाएगा। तो इसको इधर कर देंगे, तो वाई 5y और 1 6y, यानी 6y बटे में 5 इधर हो गया, तो इधर हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 5 बटे में 6, 10 × 50 बटे में 6। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे में 3, यानी 8 × 3 = 24 है, 25 बटे में 3% की कमी करनी पड़ेगी उसको, तब जाकर के उसका खर्च जो होगा 10% मात्र बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाता है तथा चौड़ाई में 25% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, यानी वही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में 100। अब बताए हैं जो वृद्धि हो उसको प्लस लिखेंगे, जो कमी हो उसको माइनस में कर देंगे। क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा, क्या लंबाई क्या कर रहा है, 20% बढ़ा दे रहा है, तो चौड़ाई क्या कर रहा है, 25% कम कर दे रहा है, फिर प्लस लंबाई 20% बढ़ा दे रहा है, चौड़ाई 25% कम कर दे रहा है, तो माइनस लिख दिए, अपान में 100 हो गया। जब इसको काटेंगे तो 20 माइनस 25, इसको काटेंगे तो 20 × 100 5 × 25, यानी -5 आ गया। तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25 और 5 30, -30, तो 20 में से 30 गया, -10, यानी 10% की कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, ये सब शॉर्टकट मेथड है ताकि जल्द से जल्द आप लोग एग्जाम में बना सकें। आइए आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है, अब यहां देखिए एक टाइप का, अलग अलग टाइप के हम लोग क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे ताकि परसेंटेज से लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाए। इसमें देखेंगे हम लोग कि जैसे पूछता है नया मूल्य पुराना मूल्य, किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हो जाने के कारण पहले जितने में वस्तु मिलती थी अब उतने में न मिलकर उससे कम मिल रही है, कम वस्तु खरीद पा रहे हैं उतना ही पैसे में। जैसे कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, पहले इसका 10 रुपए कीमत था, अगर उसकी कीमत बढ़ गई, पैसा उतना ही है, तो वस्तु कम मिलेगी। ठीक है, तो वही उसी में पूछता है कि नया मूल्य क्या है, पुराना मूल्य क्या है। तो पूछता है कि अंडों के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी 180 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 अंडे कम खरीद पाता है, तो अंडे का नया मूल्य क्या होगा। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि समझिए सिंपल तरीके से कि कोई व्यक्ति 180 रुपया लेकर पहले भी जाता था अंडा खरीदने, मान लीजिए कुछ अंडे खरीद के लाता था, हमें नहीं पता कितना लाता था, लेकिन जब इस बार गया खरीदने 180 रुपए लेकर के ही, तो पता चला कि 25% अंडे का दाम बढ़ गया है। तो अंडे का दाम 25% बढ़ गया, तो 5 अंडे कम खरीद के लाता है। तो कह रहा है अंडा का नया मूल्य बताइए, नया कीमत क्या हो गई बढ़ने के बाद से।
ठीक है दोस्तों, तो ये समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति जो है पहले 180 रुपए लेके आता था, जितने भी अंडे लेके आता था, अब 180 रुपए ले गया 125, जब 25% उसका मूल्य बढ़ गया तो क्या होगा, उसके पास पैसे कम बढ़ जाएंगे। तो जब पैसे कम पड़ जाएंगे वो मांगेगा भाई, पहले मान लीजिए 10 लेके आता था, कहेगा हमें 10 अंडे दे दीजिए, तो कहेगा भाई पैसे दीजिए, तो पैसा देगा तो कहेगा नहीं इतना नहीं और पैसे दीजिए, दाम बढ़ गया 25% से, तो कहेगा हमारे पास पैसे है नहीं, तो क्या करेगा, कहेगा ठीक है तब जितना पैसा उतना ही अंडे दे दीजिए। तो पता चला कि पहले 10 अंडे लेके आता था, 5 ही लेके आया है, 5 कम लेके आया है। तो जो 5 अंडे का दाम कम पड़ गया है वो किस वजह से बढ़ा है, ये 25% बढ़ने की वजह से। 25% जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 180 रुपए पे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी 180 जो उसकी कीमत है उसी पे 25% बढ़ा है, तो उतना पैसा उसको कम पड़ गया है। अगर मान लिया घट गया होता, 25% कम हो गया होता, तो 25% कम होता तो क्या होता, उसके पास पैसे बच जाते। तो जब पैसे बच जाते तो क्या कहता कि जो पैसे बचे वो रख लीजिए, उसके बदले में हमको और अंडे दे दीजिए। तो कितना बचता, तो जितना पैसा लेके जाता उसी के 25% बचता है कि नहीं। ये परसेंटेज क्या है, चाहे आप 180 रुपए लेके जाओ, चाहे कोई 1,80,000 लेके जाए, चाहे कोई 18 लाख लेके जाए, उसका 25% ही पैसे उसके पास बचेंगे, क्योंकि प्रति 100 रुपए में 25 रुपया बढ़ गया है। ठीक है ना, तो जो जितना लेके गया उसका उसी रेशियो से प्रत्येक 100 रुपए में 25 रुपए उसके पास बच जाने हैं। तो ये 180 रुपए ले गया था और दाम बढ़ गया है, तो प्रत्येक 100 रुपए के रेट से 25 रुपए इसको कम पड़ेंगे, यानी 180 का 25% निकालेंगे तो 25 चौको 100, यहाँ आ जाएगा 45, 4 से काट देंगे, यानी 45 रुपया उसको कम पड़ गया। तो जब कम पड़ गया तो कह रहा है कि ठीक है 45 रुपये कम है हमारे पास, तो इसका अंडे हमें कम दे दीजिए। अरे ठीक है, तो 45 रुपए का 5 अंडे कम पड़ा, तो इसका मतलब कितना अंडे का, एक अंडे का दाम कितना हो गया, जो कम पड़ा उतना बटे में 5, यानी 9 रुपये का अंडा हो गया, यानी नया दाम हो गया 9 रुपया। अब चूंकि नया दाम 9 रुपया का था, पूछते तो आपसे कि पुराना दाम क्या हुआ, पुराना दाम क्या था अंडे का, तो पुराना दाम क्या था, मान ली पुराना दाम ये था, तो इस पे 25% वृद्धि, यानी 125% होने के कारण अब जाके 9 रुपया हुआ है। तो पुराना क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 गुणे 100 बटे में 125, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 9 चौको 36 बटे में 5 करेंगे तो 7 रुपये 20 पैसे पुराना दाम था। क्लियर, कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, किसी परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक है। तो उत्तीर्णांक को कितने % से बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको समझ के तरीके से बनाया जाए तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 मिनट का, उससे भी कम का है। तो देखिए, हम अगर इसको समझाना, हम लाइन पे ग्राफ पे समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि क्या है, 0 नंबर है और ये बढ़ते बढ़ते एक ऐसा नंबर आ गया कि यहाँ इतना नंबर जो पा लेता वो पास हो जाता, नहीं ये पासिंग नंबर है, पासिंग मार्क समझ लीजिए। और यहां से आते 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 ये फुल मार्क हो गया, यानी टोटल मार्क हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टोटल मार्क हो गया। यानी जो लड़का अगर बिल्कुल एको नंबर नहीं पाया है, परीक्षा ही नहीं दिया, वो 0 नंबर पाएगा। कुछ अगर परीक्षा दिए हैं इसी में रह गए वो फेल हो जाएंगे, जो यहाँ आ जाएगा वो पास हो जाएगा, जो इसके ऊपर जाएगा वो भी पास, जो यहाँ नंबर पा लेगा वो 100% नंबर पा लिया। ठीक है, इस बस लाइन पे समझ जाइए। तो क्या कह रहा है कि एक लड़के ने 25% पाया लेकिन वो 60 अंकों से फेल हो गया, यानी कि वो कहीं ना कहीं इधर ही रह गया, यानी 25% पाया इधर ही रह गया, लेकिन जो पासिंग मार्क है उससे 60 नंबर पीछे ही रह गया। एक लड़के ने 50% पाया और पासिंग मार्क से 40 आगे चला गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर था। 50% प्राप्त किया और कहीं ना कहीं इधर था, लेकिन वो क्या हुआ, नंबर से, पासिंग नंबर से 40 नंबर आगे रह गया। अगर हम डिफरेंट देखते हैं ऊपर परसेंटेज का, तो ये बढ़ जा रहा है 0% से लेकर 100% तक, तो परसेंटेज में कितने का अंतर आ रहा है, 25% का। 50 माइनस 25 का अंकों में जो अंतर देख रहे हैं, तो यहां से 60% आ गया, यहां से 40 आगे चला गया, कुल मिला के 100 का अंतर है कि नहीं है। यहां से 60% आ गया ना, तो इसके बीच में 60 के अंतर रह गई, और ये 40 आगे है, तो 60 ही या 40 ही मिलके 100 अंकों में अंतर आ गए। और परसेंटेज में कितने का अंतर आ गया,
अब आप लोग कहेंगे परसेंटेज आपने क्यों नहीं जोड़ा कि 50 और 25 75 परसेंटेज भी जोड़ लीजिए। नहीं नहीं, यहां से देखिए 0 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 500 पूर्णांक है तो यहाँ आके 500 हो रहा है। ठीक है, तो ये एक लड़का जो है यही रह गया, लेकिन देखा गया कि तो पूर्णांक का टोटल 25% पाया वो, लेकिन वो यही रुक गया और देखा गया कि वो पासिंग नंबर से 60 नंबर पीछे रह गया था, 60 नंबर इधर रह गया। और एक लड़का 50% पाया पूरे पूर्णांक का, तो देखा गया कि वो पासिंग से 40 आगे चला गया। तो ये 60 नंबर इधर नंबर है, वो परसेंटेज है, और इधर क्या हो गया 0%, 1%, 2%, ऐसे करते 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 यहाँ तक 100% हो गया। तो 25 ये है, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके 50 यहाँ आ रहा है, तो इसके बीच अंतर देखेंगे तो 25% ही हुआ, और अंकों में देखेंगे तो 100 नंबर का अंतर हो गया। यानी कि टोटल पूर्णांक को अगर हम टी माने, टोटल का 25% हम देख रहे हैं 100 के बराबर है, तो टोटल पूर्णांक उसका कितना हो जाएगा 100 गुणे 100 बटे में 25, 25 चौको 100 यानी 400 हो गया, पूर्णांक हो गया 400। तो पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, अब जैसे इससे निकाले चाहे इससे निकाल लीजिए, टोटल पूर्णांक का 25% और 60 पीछे रह गया तो 60 जोड़ देंगे तो पासिंग आ जाएगा, या टोटल पूर्णांक का 50% लेकिन ये 40 आगे चला गया तो 40 निकाल देंगे तो पासिंग मार्क आ जाएगा। तो चलिए इसी से देख लेते हैं कि टोटल 400 का 50% अगर हम निकाल दें जो इस लड़के ने पाया, लेकिन उसमें कहा क्या कि लड़के ने पासिंग से भी 40 नंबर ज्यादा लाया, तो 40 निकाल दीजिए तो पासिंग नंबर निकल जाएगा। तो 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया, नहीं 200 हो गया, 200 में से 40 निकल गया, 160 नंबर आ गया। ठीक है, तो ये पासिंग नंबर हो गया, ये पूर्णांक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि पासिंग नंबर को कितने % से बढ़ा दिया जाता है कि पूर्णांक हो जाए। तो सिंपल सी बात है, पूर्णांक से तुलना कर रहा है, तो इसका मतलब होगा कि पासिंग नंबर पूर्णांक से कितना % है, तो पासिंग नंबर बटे में पूर्णांक 400 गुणे में 100। सॉरी, पासिंग नंबर को क्या पूछ रहा है, पासिंग नंबर को कितने % से बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। यानी कि 160 को 400 बनाने के लिए इसको कितना % से बढ़ाना होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पासिंग नंबर को ये पूर्णांक बनाने के लिए इसको कितना % से बढ़ाना होगा। तो ऐसे देख लेंगे, बेस इसको मान के चल रहा है, तो जब बेस इसको मान के चल रहा है तो हम ये देखेंगे कि 160 जो है 400 से कितना कम है, तो 240 कम है। इसका मतलब 240 160 का कितना % होगा उतना बढ़ा देंगे तो 240 में ऐड हो जाएगा। तो 240 बटे में 160 गुणे में 100, तो काट देंगे, 0 कट गया, 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो 150%, यानी 150% अगर हम बढ़ा दें इसको पासिंग को तो ये पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। आगे दे रहा है किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में तथा 75% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं, तथा 18% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो यदि 438 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, पास रहे, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए, परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल से एक वेन डायग्राम टाइप का बना के इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। और वेन डायग्राम में एक ही कॉन्सेप्ट होता है, समझना क्या है कि मान लीजिए एक जो है ये हिंदी का वेन डायग्राम हो गया, और इसमें दोनों का भी बातें दे रखा है, मतलब 2 सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये दोनों का एरिया हो जाएगा, इसका भी और इसका भी। ये मैथ का मान लीजिए वेन डायग्राम हो गया। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो दोनों का दिया रहता है कि दोनों में फेल या दोनों में पास की जो % होती है हमेशा वैसे ही दोनों को बना के लेके चला जाता है। यानी अगर दोनों में फेल का दे रखा है तो सारा डाटा फेल का निकालेंगे, अगर दोनों में पास का दे रखा है तो सारा डाटा पास का निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। तो क्या रखा है कि 18% दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, और यहां क्या कह रहे हैं कि पास हो रहे हैं कितना 80% हिंदी में। तो जब हिंदी में 80% पास हो रहे हैं तो इसका मतलब 20% फेल हो रहे हैं। हम फेल का डाटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दोनों में जो डाटा दे रखा है फेल का दे रखा है, इसीलिए हम फेल का निकाल रहे हैं। और मैथ में कितने पास हो रहा है 75%, तो इसका मतलब फेल कितने हो रहे हैं 25%। फेल का डाटा निकाल लिए, सारा डाटा इसके जैसा निकालना है। जो ये अगर ये पास का दिया होता तो बाकी हम सब पास पास रखते, अगर फेल का दिया है तो सबको हम फेल में बदल लेंगे। यही इसका पकड़ है सबसे जरूरी। अब देखिए दोस्तों, ये 18 जो है % दोनों में फेल है, तो ये 18 जो है हिंदी में भी काउंट होंगे कि हिंदी में भी फेल है, और यही 18 जो है मैथ में भी काउंट होंगे कि मैथ में भी फेल है।
और इधर देख रहे हैं हिंदी में कितने फेल है 20, तो 18 ये हो गए, 2 और हो जाएंगे, 2% और हो जाएंगे। इधर कितना दे रखा है 25, तो 18 इधर है तो 7 और हो जाएंगे इसमें, 18 ये भी तो इधर काउंट हो रहे हैं, तो 7 और हो जाएंगे। तो ये टोटल गोला 25 का हो गया, ये टोटल गोला 20 का हो गया। अब हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें कई तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है कि केवल हिंदी में फेल कितने हुए 2%, केवल मैथ में फेल कितने हुए 7%। ये वाला केवल हिंदी वाला एरिया हो गया, ये केवल मैथ वाला एरिया हो गया, ठीक है। दोनों में कितने फेल हुए 18%। कुल कितने फेल हुए तो सबको जोड़ लीजिए, तो 18 7 25 2 27%। तो जब कुल 27% फेल हुए तो पास कितने हुए, तो हमेशा 100 मान के चला जाता है, 100 में से 27 निकाल लीजिए, कितने हो जाएंगे 63%, 63 60 70 73%, 73% कुल पास हुए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 4 से 38 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, दोनों विषयों में इसमें उसमें सब में मिला करके 438 विद्यार्थी पास हुए हैं, और इधर क्या है 73% पास हुए हैं। यानी अगर टोटल विद्यार्थी मान लीजिए ए हैं तो उनके 73% यानी पासिंग वाला जो मार्क है वो है 438 के बराबर, यानी 73 बटे में 100 438 के बराबर है। तो टोटल विद्यार्थी कितने जो परीक्षा में बैठे हैं वो कितने हो गए, ए बराबर 438 गुणे में 100 बटे में 73, 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 600। इसका मतलब टोटल विद्यार्थी 600 थे। अब देखिए जब टोटल विद्यार्थी 600 थे, ठीक है दोस्तों, तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए तो 2%, तो इसका 2% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। केवल मैथ में कितने फेल हुए तो 7%, तो 7 से 42 इसमें फेल हुए। दोनों में कितने फेल हुए तो इसका 18% निकालेंगे, 18 छक 108, यानी सारे डाटा निकल गए। कुल कितने फेल हुए तो इन सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो 108 है तो 110 यानी 150 162 यानी 162 कुल फेल हुए। तो देख लीजिए 162 कुल फेल हुए और 438 कुल पास हुए, तो कुल मिलाकर 600 हो गए। बस सिंपल सी बात है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी मिश्रण की मात्रा 60 लीटर है जिसमें 20% दूध है तथा शेष पानी है, उसमें कितना लीटर पानी डाला जाए जिससे कि मिश्रण में दूध 15% हो जाए। दोस्तों इसके सिंपल तरीके शॉर्ट ट्रिक भी है और लेंथ प्रॉपर तरीके से भी बनाया जाएगा। प्रॉपर तरीके थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक बार दिखा दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये मान लीजिए मिश्रण है 60 लीटर का मिश्रण है, इसमें मिल्क जो है मिल्क कितना है 20% है। तो जब मिल्क 20% है तो वाटर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 80%, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% हमेशा माना जाता है, कोई भी एक सिंगल चीज को 100% माना जाता है। तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 60 गुणे 20 बटे में 100 यानी 12 लीटर, और 60 का 80% कितना हो जाएगा यानी 80 बटे में 100 यानी 48 लीटर, ठीक है। यानी 48 लीटर पानी है और 12 लीटर दूध है। अब कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिला दिया जाए ताकि दूध की मात्रा 15% हो जाए। तो देखिए अगर मान लें कि हम x लीटर पानी मिलाया जा रहा है, x लीटर वाटर मिलाया जा रहा है, तो जब वाटर मिलाएंगे तो वाटर कितना है 48, तो वाटर की मात्रा बढ़ेगी यानी 48 प्लस x होगी, लेकिन दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी। दूध की मात्रा नहीं बढ़ेगी, दूध थोड़े मिला रहे हैं 12 लीटर आएगा, लेकिन टोटल जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पानी 1 लीटर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या कह रहे हैं कि कितना मिला दिया जाए, तो मान लीजिए x मिला दिया, तो x मिलाने के बाद दूध की मात्रा 15% हो जाए। जब दूध 15% हो जा रहा है यानी नए वैल्यू दूध का अगर 15% हो गया तो पानी कितना हो जाएगा 85%, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है x मिलाने पे यानी ये पानी की मात्रा जो है इस टोटल मात्रा की 85% हो गया, यानी 85 बटे में 100, ये दोनों बराबर हो गए। जब इसको हम हल करेंगे, जैसे मान लीजिए 17 5 17 85 20 बचे में 100, तब जब हल करेंगे तो इधर से गुणा करेंगे तो 20 3 60 17 3 51 हो जाएगा और 17x बटे में 20 हो जाएगा, इधर 48 प्लस x हो गया, ठीक है। तो इसको इधर करेंगे x माइनस 17x बटे में 20 उधर जाएगा तो 51 में 48 गया 3, तो 20 में से 17 गया 3x बटे में 20 बराबर में
3 तो कट गया, x बराबर में 20 लीटर, यानी 20 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? शॉर्ट ट्रिक्स इसका है दोस्तों कि जो भी मात्रा मिलाया जाए या निकाला जाए वो Q बराबर ये जो टोटल मात्रा दिया गया है इनटू x डिफरेंस y अपान में y, यही है। अब आप पूछेंगे x क्या है y क्या है, तो दोस्तों x और y वो मात्रा है जिसको हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी जिसको इसमें मिलाया जा रहा है या निकाला जा रहा है डाला जा रहा है उसका परसेंटेज हमको नहीं लेना है। x और y क्या है? परसेंटेज है, ठीक है। ये कौन से परसेंटेज है? वो परसेंटेज है जिसको हम नहीं निकाल रहे हैं डाल रहे हैं। जिसमें क्या है? दूध और पानी है, तो इसमें किसको छेड़ रहे हैं हम? पानी को छेड़ रहे हैं। पानी निकाला जा रहा है या डाला जा रहा है जो भी है, लेकिन दूध को नहीं छेड़ा जा रहा है। अगर इसमें दूध को निकाला और डाला जाता तब किसका परसेंटेज लेते? पानी का लेते। अब बदला जा सकता है, किसी एक का परसेंटेज दिया हो तो दूसरे का हम निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि अगर दूध का 20% दिया तो पानी 80% हो जाएगा, ठीक है नहीं है। अगर पानी का दिया होता कि 80% पानी है तो दूध अपने आप 20% हो जाता। तो एक अगर दिया तो दूसरा हम पता कर लेंगे, 100% में से 100 में से निकाल लेंगे उतना। क्लियर? तो लेकिन ये ध्यान देना है कि जिसका परिवर्तन हो रहा है, जो निकाला जा रहा है डाला जा रहा है, उसको हमको छूना ही नहीं है। कि जैसे मान लीजिए इसमें पानी निकाला जा रहा है डाला जा रहा है, तो पानी की कितनी प्रतिशत है हमें उसे कोई लेना देना है, क्योंकि पानी की तो वैल्यू निकालना है कि कितना लीटर पानी डाला जाए। तो जो इसमें शुष्क है जिसको छेड़ा नहीं जा रहा है उसी का परसेंटेज लेना है। तो Q जो चेंजिंग है वो बराबर ये जो है जो टोटल मात्रा है मिक्सर का, तो मिक्सर का टोटल मात्रा है 60 लीटर, और दूध को ही लेंगे हम, पानी को लेंगे नहीं, क्योंकि पानी निकाला डाला जा रहा है। तो दूध की पहले वैल्यू थी 20%, अब हो गई है 15%, और बटे में 15। y वाला अब वाली है, x वाली पहले वाली है। तो 60 और 15, 20 में से 15 गया, 5 बटे में 15, 5 तियां 15, ये हो गया 20 लीटर, 3 20 60, यानी 20 लीटर पानी और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने वैध मतों का 48% मत प्राप्त करता है तथा 42 वोटों से विजयी होता है। तो बताइए कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, या वैध मतों की संख्या और जीतने वाले प्रत्याशियों को मिलने वाला वोट। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। तो आइए हम सब का एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, वोट तो हमेशा पड़े होंगे, 100% वोट पड़े होंगे, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि 10% अवैध करार दे दिए गए, तो बचा कितना? 90%। क्लियर? अब 90% की काउंटिंग हुई तो कह रहा है जीतने वाले, उसमें 2 ही प्रत्याशी है, तो जीतने वाले ने कितने पाया? 48%। तो हारने वाला कितना पाया होगा? श्योर सी बात है 42%, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 90 पे ही हुआ है। 10% वोट को तो बाहर ही कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच डिफरेंट कितना हुआ? 6% का। 42% 48% के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 6% का। लेकिन वो क्या कह रहा है कि जीतने वाले ने 4200 वोटों से जीत गया, यानी जीतने वाला 6% इनसे ज्यादा लाया है। इसका मतलब यही 6% 4200 वोट के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा? 7 6 42, 700 वोट के बराबर हो जाएगा। बस अब इसी से सारा उत्तर निकल जाएगा। जब 1% 700 के बराबर है तो 100%, यानी कुल वोट 100% कितना हो जाएगा? 70,000, यानी कुल 70,000 वोट पड़े। उसमें से अवैध कितने हो गए? 10%, यानी 1% अगर 700 है तो 10% कितने हो जाएंगे? 7,000। उसमें से कितने वैध हुए? तो 90%, यानी 1% 7,000 के बराबर है, तो 90% कितने हो जाएंगे? 700 गुणे 90, यानी 9 7 63,000। जितनी जवाब देना है देते जाइए, जो भी पूछे देते जाइए। देखिए सिंपल सा बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियों की संख्याएं 16:9 के अनुपात में है। उस परीक्षा में उत्तीर्ण लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है तो ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, तथा यह भी ज्ञात करें कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल समझते हैं। किसी परीक्षा में 16:9 यानी 16:9 में परीक्षार्थी बैठते हैं,
जिसमें 16% क्या है, लड़के और लड़कियां, यानी ये लड़के हैं, ये बॉय हैं, ये गर्ल हैं। उसमें से पास कितने होते हैं बॉय या गर्ल, 4:3 के अनुपात में। आगे एक कंडीशन दे रहा है कि लड़कियां जो है 75% लड़कियां पास होती हैं। तो बताइए लड़के जो है कितने % पास हो रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। अगर इसमें हम XYZ मान के चलें तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 2-3 पेज लगा देंगे लेकिन बन नहीं पाएगा। और चूंकि आप परसेंटेज का जो रेशियो है, रेशियो का कभी तुलना नहीं कर सकते कि 16/9 में लड़के हैं तो 16 में से 4 लड़के पास हो गए और 9 में से 3 लड़कियां पास हो गई। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 9 में से 3 लड़कियां पास हो गई तो 75% कहां हुआ। तो ये रेशियो हमेशा जो है अलग अलग है, इन दोनों का कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। हाँ, कंपेयर करना हो तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है वो इस तरीके से हम बना लें तो कंपेयर हो जाएगा। हम ये मान लें कि चलिए जो भी है, हम ये मान लेते हैं कि 16 लड़के हैं और 16 लड़के और 9 लड़कियां हैं, ठीक है। लेकिन उसमें से 4 पास हुए ये हम नहीं कह सकते, और उसमें से 3 लड़कियों में से 3 पास हुए ये नहीं कह सकते। हम जिस तरह क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 75% पास हुए, उसके अनुसार लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं 16 लड़के हैं और 9 लड़कियां हैं। तो कह रहा है कि 9 का 75% लड़कियां पास हुई, तो 9 लड़कियों का अगर 75% हम निकालें तो 25 3 75, 25 चौको 100, कितना आएगा 27/4 आएगा, ठीक है। तो 27/4 इसका मतलब लड़कियां पास हुई, और यहाँ करें नहीं 4/3 के अनुपात में पास हुई, यानी कि इस 3 को अगर हम 27 बना दें, 27/4 बना दें, क्लियर। तो जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह हमारा बात सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस 3 को 27/4 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9/4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब इधर 9/4 से करेंगे तो इधर भी 9/4 से कर देंगे गुणा। अब कहेंगे क्यों, तो चूंकि दोस्तों देख लीजिए, जो अनुपात होता है ना, वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह होता है। अगर 2 पलड़े आपस में बराबर हैं तो अगर 1 किलो वेट उधर रख रहे हैं एक पलड़े पर, तो 1 किलो वेट दूसरे पलड़े पर भी रख दें तो फिर भी वो बराबर ही रहेंगे। अगर एक पल्ले पर 10 किलो रख रहे हैं तो दूसरे पल्ले पर भी 10 किलो रखते हैं, फिर भी वो बराबर रहेंगे। वहीं तराजू के 2 पल्ले होते हैं, ये अनुपात समानुपात जो भी अनुपात रेशियो वाले होते हैं। तो जो अगर गुणा या भाग जिस संख्या से अगर एक अंक में कर रहे हैं अनुपात के एक अवयव में, तो दूसरे अवयव में भी उसी से हम लोग गुणा या भाग कर देंगे, तो उस अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये करेंगे हम तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 27/4। तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36/4। सॉरी 36 नहीं, कट जाएगा, सिर्फ 9 होगा, सिर्फ 9 होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये बिल्कुल सेट हो गया कि 9 में से 27/4 अगर लड़कियां पास हो गई तो 75% पास हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन में कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन बिल्कुल सही हो गया। अब ये कह रहे हैं कि बताइए लड़के कितने पास हुए, तो इस सिंपल से हो गया कि 16 में से 9 लड़के पास हो गए, तो कितने % पास हो गए, तो 9 ऊपर 16 नीचे गुणे में 100। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 25 चौको 100, तो 25 नंबर 225/4 कर देंगे, यानी 56.25% लड़के पास हो गए। कुल कितने पास हुए, तो कुल जोड़ लीजिए कितने हुए। अगर इसको हम जोड़ें 9 + 27/4, एक पास वाली संख्या है, तो 9 चौको 36 और प्लस 27/4 ऊपर हो जाएगा 63/4। टोटल स्टूडेंट कितने थे 16 + 9 25 थे, इतने पास हुए। तो 63/4/25 गुणे में 100, ये कट गया 4 बार में, इससे ये कट गया, यानी 63% कुल पास हुए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अब हमने परसेंटेज के हर एक टाइप के सवालों को बता दिया, और इसमें कोई छूट गया हमसे तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।